हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मई महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स का पार्ट 5 देखने वाले हैं। टोटल 8 पार्ट्स में हम मई महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं उनके लिए रिवीजन करना यहाँ से काफ़ी आसान रहेगा। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ और जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं उनकी पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन सभी पॉइंट्स को अवश्य पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन का अध्यक्ष कैसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। पेनपा शेरिंग हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन यानी CTA। देखिए, जो ये सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है इसको तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इन एग्जाइल का मतलब होता है कि यदि आपको राजनीतिक कारणों से अपना देश छोड़कर बाहर रहना पड़े तो उसको बोलते हैं एन एग्जाइल। तो जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मतलब क्या है? अपना देश छोड़कर ये बाहर रह रहे हैं। बाहर कहाँ रह रहे हैं? हमारे यहाँ जो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है यहाँ पर इनका ऑफिस है, ऑफिस कह सकते हैं या फिर हेडक्वार्टर्स जो भी है इनका अपनी सरकार का। तो आपको पता होगा, देखिए जान लेते हैं। तो 1959 की ये बात है। तो दलाई लामा ने क्या किया, यहाँ पर मसूरी में, उत्तराखंड के मसूरी में तिब्बतन एक्साइल एडमिनिस्ट्रेशन इसकी स्थापना की। लेकिन उसके बाद फिर 1960 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इसको लोकेट कर दिया गया, क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना ने जब तिब्बत को इन्वेड किया 1950 में, उसके बाद फिर 1959 में उसने इन जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था उनके ऊपर क्रैकडाउन किया। तो उसी में दलाई लामा जो है भारत आ गए थे वहाँ से, ठीक है, भारत आ गए थे बचकर। तो इन्होंने फिर यहाँ पर तिब्बतन एक्साइल एडमिनिस्ट्रेशन इसकी स्थापना की धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। तो जो भी लोग, चाहे वो तिब्बत में रहते हों चाहे वो तिब्बत से बाहर रहते हों, तो इसी जो ये सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है इसी को ही अपना जो है गवर्नमेंट मानते हैं। तो इसी के ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं, पेनपा शेरिंग। वर्ष 2021 के लिए फॉर्चून की विश्व के 50 महानतम लीडर्स की सूची में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न टॉप द वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स लिस्ट ऑफ फॉर्चून फॉर द ईयर 2021। और इसमें आधार पूनावाला भी हैं। तो आधार पूनावाला 10वें नंबर पर है, इसमें केवल इकलौते इंडियन हैं जो कि टॉप 10 में यहाँ पर आए हैं। और ये आपके न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डर्न, जिन्होंने कि पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। और भी हैं बाकी, ये टॉप 10 के नाम बता दिए। तो टोटल 50 में से 10 के नाम यहाँ पर हैं, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन है, यही इंपॉर्टेंट था। एक तो भारत से कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट के वो हैं, ये CEO हैं पूनावाला, आधार पूनावाला। और ये हैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न। साथ ही फ्रेंड्स आप ये भी याद रखिएगा कि इनके ऊपर एक बुक भी है, लीडिंग विद एम्पैथी, ठीक है, जेसिंडा आर्डर्न लीडिंग विद एम्पैथी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये कोई बहुत पॉलिटिक्स की अगर बात करें, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर, तो काफ़ी एक बहुत बड़ा फिगर है ये जेसिंडा आर्डर्न। तो सुप्रिया वानी ने बुक लिखी हुई है, इसको भी आप याद रखिएगा। गो एयर का नाम बदलकर गो फर्स्ट कर दिया गया है। ये किस राज्य में स्थित एक भारतीय अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। So, Go Air is an Indian ultra low cost airline based in Mumbai, Maharashtra. So, इसको रीब्रांड कर दिया गया है Go First के नाम से। अगर हम इसकी बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है, इसका हेडक्वार्टर्स आप कह सकते हैं या फिर लोकेटेड है। चेयरमैन है इसके नुस्ली वाडिया और CEO है कौशिक कोहना। और इसका मोटो है यू कम फर्स्ट। बाटा इंडिया के नए CEO कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो गुंजन शाह इज द न्यू CEO ऑफ बाटा इंडिया।
तो बाटा का नाम तो आपने सुना होगा, इंडिया की लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेलर कंपनी है। तो इसने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में चुना है गुंजन शाह को, और गुंजन शाह संदीप कटारिया को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि संदीप कटारिया को अब ग्लोबल सीईओ बना दिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी किया था। संदीप कटारिया ये ग्लोबल सीईओ बन गए हैं अब बाटा के। और इससे पहले जो ये गुंजन शाह थे, ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे। बाटा इंडिया की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में है, और चेयरमैन है अश्वनी विंडलास। पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अपूर्व चंद्र चेयर्ड द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो जो अपूर्व चंद्रा है ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसमें सेक्रेटरी हैं, ठीक है, भारत की बात हो रही है ये। और आपको बता दें कि इंडिया जो है ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है 2021 के लिए, और ये जो थी ये फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग रही है। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो हर एक वर्ड का मतलब कंट्री से है। अच्छा, पहले इसको ब्रिक ही बोला जाता था, लेकिन उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें इंक्लूड किया गया, और इसलिए ये बन गया ब्रिक्स। हालांकि ये जो ब्रिक है, जब साउथ अफ्रीका नहीं था, केवल ब्रिक था, ये 2001 में वैसे इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, और जो इसकी पहली मीटिंग रही ये 2009 में हुई रशिया में। और जो ब्रिक टर्म था पहले, इसको किसके द्वारा इजाद किया गया था? जिम ओ नील। ये जो है जिम ओ नाइल बोल सकते हैं इनको, या नील बोल सकते हैं, इनके द्वारा इस वर्ड को इजाद किया गया था। वैसे फ्रेंड्स इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो रूपा पुरुषोत्तमन है, इन्होंने इस टर्म को जो है कॉइन किया था ब्रिक को। पर जब भी ये पहले भी इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, 2-3 एग्जाम में देखने को मिला है कि ब्रिक टर्म किसने कॉइन किया था, तब उसके ऑप्शन में जिम ओ नील ही लिखा हुआ आता है, तो उसमें रूपा पुरुषोत्तमम लिखा नहीं आता है। अच्छा, और ये भी याद रखिएगा ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, इसको अब बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर्स है शंघाई चाइना में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, जो भी ये कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्रीज़ हैं, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 42% या 42% पॉपुलेशन इनमें है, और वर्ल्ड जीडीपी का 23% कंट्रीब्यूशन इन कंट्रीज़ के थ्रू आता है, और बाकी टेरिटरी में 30% कंट्रीब्यूशन है, और ग्लोबल ट्रेड में 18% कंट्रीब्यूशन इन 5 कंट्रीज़ का है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन में उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मनीषा कपूर हैज़ बीन नेम्ड वाइस प्रेसिडेंट एट इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। तो देखिए, जो मनीषा कपूर हैं ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया में जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इनको अब इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन में एग्जीक्यूटिव कमेटी में इनको शामिल किया गया है 2023 के लिए। तो आपको बता दें कि 4 वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर शामिल किए गए हैं, तो उनमें से एक इनको भी शामिल किया गया है, मनीषा कपूर को वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर इनको बनाया गया है, जिस एग्जीक्यूटिव कमेटी में इनको शामिल किया गया है। बात करें अगर इसकी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की, तो ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका सेक्रेटेरिएट ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को किस पद पर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ये अब व्हाइट हाउस में सीनियर एडवाइजर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका? नीरा टंडन। और हाल ही में हमने ऐसा ही एक करंट अफेयर क्या पढ़ा था कि जो इंडियन अमेरिकन है वनीता गुप्ता, इनको एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। सुनील जैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस समाचार पत्र के प्रबंध निदेशक थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सुनील जैन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो कोविड के कारण इनका निधन हो गया है, और आपको बता दें कि जो फाइनेंशियल ग्रुप है ये इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा चलाया जाता है। और हाल ही में हमने क्या पढ़ा था? टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है कोविड-19 के कारण। तो याद रखिएगा, ये तो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस से रिलेटेड सुनील जैन, और टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है।
धीरज रघुवंशी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस गेम के पूर्व प्लेयर थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं उत्तरांचल, अब तो उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड चेस एसोसिएशन प्रेसिडेंट धीरज रघुवंशी पासेस अवे। तो ये फॉर्मर चेस प्लेयर रहे हैं और जो उत्तराखंड चेस एसोसिएशन है इसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। नाम क्या है? धीरज रघुवंशी। और हाल ही में हमने चेस से रिलेटेड क्या करंट अफेयर पढ़ा था? चेकमेट कोविड इनिशिएटिव, ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ा था ना, आप लोगों को याद होगा जो डेली देखते होंगे। चेकमेट कोविड इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया था ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा। किसके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया? विश्वनाथ आनंद कोनेरू हम्पी के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था। इसमें क्या था, जो भी चेस प्लेयर हैं अगर वो कोविड-19 से जूझ रहे हैं तो उनकी हेल्प यहाँ पर की जाती है। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे यानी WTISD इज सेलिब्रेटेड ऑन May 17। और इसका इस बार थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। और इसके द्वारा ये शुरू किया गया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, जिसका कि हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 16। और इसका थीम रहा है रूरल विमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, May 16। तो नेशनल डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? May 16। इसको ना वैसे फ्रेंड्स हम लोग तो देखो डेंगू बोलते ही हैं यहाँ पर, वैसे इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो होता है डेंगी। आप इसको सुनना, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है डेंगी। तो हम इसको बोलेंगे नेशनल डेंगी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 16। और अगर हम डेंगू के बारे में इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स जाने तो ये एक वायरल डिजीज़ है। किसके द्वारा होती है? डेंगू वायरस के द्वारा, DENV 14 सीरोटाइप्स के द्वारा। और किसके काटने से होती है? एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के काटने से ये होती है। निम्नलिखित में से किसने 175 करोड़ रुपए में इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड का अधिग्रहण करने का समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ग्रो हैज़ इंक्ड अ डील टू एक्वायर इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड फॉर 175 करोड़ रुपीस। देखिए जो ये ग्रो प्लेटफॉर्म है, आपने सुना होगा, इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, तो ग्रो ऐप का यूज़ होता है। तो ये जो ग्रो प्लेटफॉर्म है ये नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और इसने अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसका जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है जिसमें कि इंडिया बुल्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इसकी और इंडिया बुल्स ट्रस्टी कंपनी है, इन दोनों को एक्वायर कर लिया है 175 करोड़ रुपए में। ग्रो की अगर हम बात करें तो ग्रो के CEO हैं ललित केसरे और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटक में। फ्रेंड्स कई बार आपके सामने 2 टर्म आती हैं, एक तो मर्जर और दूसरा होता है एक्विजिशन। तो दोनों में अंतर होता है। देखिए मर्जर का मतलब क्या होता है? एक एंटिटी है, दूसरी एंटिटी है B, तो ये दोनों आपस में मर्ज होकर एक नई एंटिटी बनाती हैं। जब फाइनेंशियली सिमिलर हैं ये दोनों, A एंटिटी और B एंटिटी, ये दोनों आपस में मर्ज हुई और इन्होंने एक नई एंटिटी को जो है जन्म दिया, आप इस तरह से कह सकते हैं। एक्विजिशन में क्या होता है? एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये क्या करती है? जो लेस स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंटिटी है, यानी इससे थोड़ा लेस फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, इसको एक्वायर करके, कंपनी वही रहती है, केवल इसको एक्वायर कर लेती है। तो इसका आप एग्जाम्पल इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हाल ही में वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर ये दोनों मर्ज हुए, इसको आप समझ सकते हैं वोडाफोन इंडिया और इसको आप समझ सकते हैं आइडिया सेलुलर। दोनों मर्ज हुए और इन्होंने किस एंटिटी को जन्म दिया? वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को। और अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट और ये आप समझ लीजिए लिंक्डइन। तो माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को एक्वायर कर लिया था। तो लिंक्डइन तो वैसे ही है लेकिन ये अब माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सन फार्मा है और ये रेनबैक्सी है
और अब ये क्या है, ये पूरा सन फार्मा है और ये रैनबैक्सी है। सन फार्मा ने जो है रैनबैक्सी को एक्वायर कर लिया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ए कंपनी है, बी कंपनी है, ये यहाँ पर दोनों का मर्ज हुआ और एक नई एंटिटी सामने आई, ए बी। यहाँ पर एक ये देखिए बड़ा दिखाया हुआ है ना, इसका मतलब ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ये इससे थोड़ा कम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तो ये ए है, ये इसके अंदर ऐसे समा गई और ये पूरी एंटिटी ए ही बन गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राफेल नडाल ने किस टेनिस खिलाड़ी को हराकर इटालियन ओपन का खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो राफेल नडाल डिफीटेड नोवाक जोकोविच टू विन द इटालियन ओपन टाइटल। तो आपको पता होगा राफेल नडाल स्पेन के हैं और इन्हें किंग ऑफ क्ले कहा जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं, दोनों ही काफ़ी महान प्लेयर हैं, तो याद रखिएगा। तो इन्हें हराकर इन्होंने इटालियन ओपन टाइटल जीता है, जो कि रोम में संपन्न हुआ। और राफेल नडाल के बारे में हमने 2 करंट अफेयर्स और पढ़े थे हाल ही में। क्या क्या थे? एक तो ये कि राफेल नडाल ने सिसिपास को हराकर 12th बार्सिलोना टाइटल जीता, और दूसरा हमने पढ़ा था कि नडाल को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है मेल्स कैटेगरी में। तो ये दोनों ही आप याद रखिएगा, एमसीक्यूज फॉर्मेट में हमने आपको कराए हैं, यहाँ पर रिवीजन पर्पस के लिए आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने चक्रवात ताऊ-ते का नाम दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ये नाम दिया है म्यांमार ने। आप देख सकते हैं अरेबियन सागर से ये शुरू हुआ, तो अभी तो थोड़ा कोस्ट से दूर था, नॉर्थ की साइड ये बढ़ रहा था, फिर नॉर्थ वेस्ट हुआ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से चलते चलते ये गुजरात में एंटर कर गया। तो यहाँ पर तो इतनी तबाही देखने को नहीं मिली जितनी कि अब गुजरात में देखने को मिल रही है। और इसके बारे में एक फुली डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, कल ही अपलोड की गई थी। अगर इसके बारे में आप पूरा समझना चाहते हैं, केवल हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे इसीलिए। तो साइक्लोन ताऊ-ते ये आपको पता होगा, अब गुजरात कोस्ट में एंटर कर चुका है। कितनी स्पीड के साथ? 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है फ्रेंड, जो ये विंड स्पीड है, और ये काफ़ी तेज़ स्पीड मानी जाती है। और ताऊ-ते ये म्यांमार द्वारा दिया गया है, बर्मिश लैंग्वेज का ये वर्ड है। इसका मतलब होता है हाईली वोकल लिजर्ड, यानी कि शोर करने वाली छिपकली। और साथ ही आपको बता दें कि जो अगला साइक्लोन होगा इसको ओमान ने नाम दिया है यास, और उसके बाद जो आएगा उसका नाम दिया है पाकिस्तान ने गुलाब। तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे कंट्रीज इनका नामकरण करती हैं, ये आपको उस वीडियो में बताया गया है, तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1971 द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो बोरिया मजूमदार और गौतम भट्टाचार्य, इन दोनों ने ही ये पुस्तक लिखी है, 1971 द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि इसमें भारत की किन 2 देशों पर विजय के बारे में बात किया गया है, कि किन 2 देशों पर जो विजय इन्होंने हासिल की थी उसके बारे में बात किया गया है। देखिए 1971 तक की अगर हम बात करें तो भारत कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती थी क्रिकेट में, ज़्यादातर हारती थी। लेकिन 1971 में 2 इवेंट ऐसे हुए, एक तो ये पहला कि इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को उसी के घर में जाकर हराया, दूसरा ये कि इन्होंने इंग्लैंड को भी उसी के घर में जाकर हराया। तो यहाँ से इस बुक में कहा गया है कि यहीं से जो भारत का क्रिकेट है ये यहाँ से चेंज होना शुरू हुआ और भारत जो है विजयी पथ पर आगे बढ़ता चला गया। किस कंपनी ने आयरन डोम हवाई रक्षा प्रणाली विकसित की है, जिसने हाल ही में हमास के मानव रहित हवाई वाहन को इंटरसेप्ट किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी चर्चा में है, आप सभी जानते होंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स developed the Iron Dome aerial defense system that recently intercepted a Hamas unmanned aerial vehicle। एक तो फ्रेंड्स आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, UAV, ठीक है। यहीं के लिए मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि UAV का मतलब क्या होता है, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसका मतलब होता है। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड ये एक इजरायली डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसी ने ये आयरन डोम ये जो है बनाया हुआ है, ये है आयरन डोम, इजराइल के लिए बनाया हुआ है। और इसका जो रेडार सिस्टम है ये एल्टा द्वारा
डेवलप किया गया है। और इसने हाल ही में जो हमास की ओर से, ये देख रहे हैं आप, हमास की ओर से ये रॉकेट दागे गए, तो यहाँ से इसने अपनी जो मिसाइल छोड़ी तो इनको इंटरसेप्ट कर दिया। मतलब ये मिसाइल जाती है यहीं पर जाके जो ब्लास्ट करती है तो यहीं पर ही इनको ख़त्म कर देती है रॉकेट्स को। और ये ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको इजरायली फोर्सेस यूज़ करते हैं, और इसी का अमेरिकन वर्जन है स्काई हंटर। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँ किस तरह से कार्य करता है, देखिएगा 3 सिस्टम है, रडार सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, और तीसरा होता है इसमें लॉन्चर। तो पूरा सेटअप 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ से रॉकेट छोड़ा गया हमास के द्वारा। सबसे पहले रडार ने काम करना शुरू किया। रडार ने क्या किया, इस टारगेट को आइडेंटिफाई किया, यानी ये रॉकेट कब लॉन्च हुआ, इस तरह से इसने, जैसे ही यहाँ से लॉन्च हुआ इस रडार ने इसको कैप्चर कर लिया कि अच्छा रॉकेट लॉन्च हो चुका है। दूसरा है मैनेजमेंट सिस्टम, आपका कंट्रोल सिस्टम या मैनेजमेंट सिस्टम आपको कह सकते हैं। तो इसने क्या प्रेडिक्ट किया कि ये रॉकेट जो है कहाँ पर जाकर गिर सकता है। देखिए इसकी खासियत ये है कि अगर मान लीजिए ये रॉकेट छोड़ा गया, ये किसी ऐसी जगह पर गिर रहा है जहाँ पर आबादी वाला क्षेत्र नहीं है या फिर कोई खुला मैदान है, इस तरह की जगह पर जाकर ये छूटने वाला है, तो ये उसको रोकता नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर उनमें से कोई, मान लीजिए ये आपको देख रहे हैं इतने सारे रॉकेट, इनमें से अगर 2-3 रॉकेट ऐसे होंगे जो कि किसी बिल्डिंग पर गिरने वाले हैं, तो सबसे पहले ये सिस्टम जो है उन्हीं को सबसे पहले इंटरसेप्ट करेगा, उन्हीं को सबसे पहले रोकेगा। तो ये इसकी खासियत रहती है। तीसरा है आपके पास लॉन्चर। तो लॉन्चर तो वही है, यहाँ से मिसाइल निकलती है और यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय कर देती है जो रॉकेट होते हैं। तो 3 सिस्टम यहाँ पर इसमें होते हैं। आगे बढ़ते हैं। रघुनंदन लाल भाटिया ने किस राज्य या राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो रघुनंदन लाल भाटिया सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार एंड केरल। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कांग्रेस स्टालवार्ड भाटिया डाइज ऑफ कोविड एट 100। तो ये जो स्टालवार्ड लिखा है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि लॉयल, काफ़ी आपका पक्का समर्थक रहा हो, फॉलोवर रहा हो, आपका पक्का फॉलोवर, फेथफुल रहा हो, निष्ठावान रहा हो, तो ये इसका मतलब होता है। और ये पूछ ले जाता है, इसका आप इंग्लिश में भी देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया लॉयल या फिर फेथफुल या आपका स्टॉन्च फॉलोवर, पक्का समर्थक, तो सिनोनिम्स वगैरह में पूछ ले जाता है। आगे देखते हैं। तो कांग्रेस स्टालवर्ड एंड 6 टाइम अमृतसर एमपी, 6 बार अमृतसर से ये एमपी रह चुके थे और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स भी रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, और गवर्नर ऑफ केरल भी रहे हैं और बिहार के गवर्नर भी रहे हैं। योवेरी मुसेविनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो योवेरी मुसेविनी sworn in as the president of युगांडा, और रिकॉर्ड 6th टाइम इन्होंने ये शपथ लिया, यानी 6ठी बार ये चुने गए हैं। युगांडा की बात करें तो कैपिटल है कंपाला और करेंसी है युगांडन शिलिंग। फ्रेंड्स, युगांडा की कैपिटल काफ़ी बार पूछी जाती है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी कैपिटल बार बार पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा युगांडा की कैपिटल है कंपाला। किस राज्य ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश हैज लॉन्च्ड आयुष घर द्वार प्रोग्राम। तो किस लिए है? जो भी देखिए घर में आइसोलेट हुए हैं कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स, तो उनको हेल्दी रखने का ये एक प्रयास है। किसके थ्रू? योगा के थ्रू। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो हिमाचल प्रदेश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और आयुष मिनिस्टर हैं डॉक्टर राजीव सैजल, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और आपको बता दें कि ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को शुरू किया है। इटालियन ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ईगा स्वियाटेक वॉन विमेंस सिंगल्स टाइटल एट इटालियन ओपन। और मेंस का किसने जीता है? राफेल नडाल ने, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले। अच्छा, तो जो ईगा स्वियाटेक हैं ये पोलैंड की हैं, और कैरोलिना प्लिस्कोवा को इन्होंने हराया है, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मैनचेस्टर सिटी जो फुटबॉल टीम है, इसने 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है। और ये एक इंग्लिश फुटबॉल क्लब है, ठीक है, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 17। जानते हैं इसके बारे में। तो 17 मई को मनाया जाता है ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, और इस बार इसका थीम रहा है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। अच्छा, और आपको पता ही होगा कि हाइपरटेंशन का मतलब क्या हुआ, हाई ब्लड प्रेशर। और अच्छा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 mmHg, या इसको आप बोलते हैं 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ये भी इसको इस तरह से बोला जाता है, इसको 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी इस तरह से बोला जाता है। तो अगर इससे ज़्यादा आपका हो जाए, जैसे 130-80 mmHg हो जाए, या फिर 140-90 mmHg हो जाए, तो यानी कि ब्लड प्रेशर आपका हाई हो रहा है, और इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है हाइपरटेंशन को। 2021 फ्रेंच जीपी किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो 2021 का फ्रेंच ग्रां प्री ये जीता है जैक मिलर ने। किस स्पोर्ट की बात हो रही है, किस गेम की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है मोटरसाइकिल की। तो 2021 फ्रेंच मोटरसाइकिल ग्रां प्री ये जीता है जैक मिलर ने। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और डुकाटी टीम के लिए राइड करते हैं, और इससे पहले ये स्पेनिश जीपी भी जीत चुके हैं, ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने डेटा इंजीनियरिंग फर्म M3BI को 33 मिलियन US$ यानी 242 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया है, यानी एक्वायर्ड किया है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जेंसार टेक्नोलॉजीज हैज एक्वायर्ड अ डेटा इंजीनियरिंग फर्म M3BI फॉर 33 मिलियन US$। तो देखिए, जेंसार टेक्नोलॉजीज ने हायर किया है, इसका हेडक्वार्टर्स पुणे में है, और ये M3BI क्या है, US बेस्ड डेटा इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म है। सो 242 करोड़ रुपए में इसने इसको एक्वायर कर लिया है। किस देश की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मेक्सिकोस एंड्रिया मेजा हैज बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2020। वैसे फ्रेंड देखिए, ये हुआ तो 2021 में है, यानी मई के महीने में हुआ है, लेकिन ये 2020 वाला खिताब है, ठीक है। इसको आप याद रखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 2021 लिखा है या फिर 2020 लिखा है। तो ये फ्लोरिडा में हुआ है, और ये 3rd मैक्सिकन वुमेन बन गई हैं जिनको कि मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है। किसने इनको ये ताज पहनाया? तो जोसेफिनी तुंजी, जो कि इनसे पहले रह चुकी हैं, यानी 2019 की हैं ये मिस यूनिवर्स, तो इन्होंने इनको ये ताज पहनाया है। और फ्रेंड्स, इसको होस्ट किसने किया है? मारियो लोपेज ने, और ओलिविया कल्पो ने इस कार्यक्रम को होस्ट किया, और इसमें भारतीय भी शामिल रही, एडलिन कैस्टेलिनो। इन्होंने यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और ये 3rd रनर अप रही हैं, यानी कि 4थे नंबर पर ये आई है। तो नाम याद रखिएगा, एडलिन कैस्टेलिनो। इस तरह से भी आ सकता है कि भारत की ओर से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था, या भारत को किसने रिप्रेजेंट किया था। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 किस दिन मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2021 इज सेलिब्रेटेड ऑन May 18। 18 मई को ये मनाया जाता है हर साल, और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, रिकवर एंड री इमेजिन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जो म्यूज़ियम्स हैं इंडिया में ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। देखिए, नेशनल म्यूज़ियम ये दिल्ली में है, एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम ये जयपुर राजस्थान में है, और पिछले साल SSC CGL में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम कहाँ पर है। द इंडियन म्यूज़ियम ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता में है और नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में है। इंडो पोर्चुगीज़ म्यूज़ियम ये फोर्ट कोची केरल में है, और द सलर जंग म्यूज़ियम ये हैदराबाद तेलंगाना में है, और सबमरीन म्यूज़ियम ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। गाँव में फैले कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान की घोषणा की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पंजाब स्टेट हैज़ अनाउंस्ड कोरोना मुक्त पिंड अभियान टू टैकल कोविड-19 स्प्रेड इन विलेजेस।
तो देखिए पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोविड फतेह प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये किसका पार्ट है, कोरोना मुक्त पिंड अभियान का। तो इसको रूरल एरियाज़ में चलाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो ऑफिशियल्स हैं, जो स्टाफ हैं, ये रूरल एरियाज़ में लोगों को जागरूक करेंगे, टेस्टिंग किट प्रोवाइड कराएंगे और बेसिक मेडिसिन्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पंजाब की अगर बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। साथ ही अगर हम पंजाब से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो पंजाब सीएम ने हाल ही में एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था जिसका नाम था डीजी नेस्ट। साथ ही पंजाब में 23वां डिस्ट्रिक्ट भी बना है, मलेर कोटला इसका नाम है। और पंजाब कैबिनेट ने जो आशीर्वाद स्कीम के तहत जो ये सहायता प्रोवाइड कराती है, तो इसमें 21,000 रुपये अब तक कराए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही ये सभी भी आपको जानना चाहिए कि PR इनसाइट मोबाइल ऐप ये पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड है। आई रखवाली ऐप ये भी पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था। और हर घर पानी हर घर सफाई मिशन ये पंजाब से रिलेटेड है। और मिशन लाल लकीर ये भी पंजाब राज्य से संबंधित है। तो ये सभी हमने आपको MCQs फॉर्मेट में भी कराए हुए हैं, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 2021 अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सीधे आंसर पर लिए चलते हैं। ऑप्शन डी। सो रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ बीन कन्फर्ड द 2021 इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल। तो देखिए ये हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्हें अपनी लेखन क्षमता के माध्यम से मानवता के प्रति इनकी प्रतिबद्धता और सेवा के लिए ये इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल जो है दिया जाएगा। किसके द्वारा? महर्षि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंक्ड एन MOU विद माइक्रोसॉफ्ट फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स। देखिए फ्रेंड, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं इनको ट्राइबल स्कूल्स बोला जाता है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाए गए हैं ये स्कूल। तो इन्हीं को जो है डिजिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, इनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया है। अगर हम बात करें ट्राइबल मिनिस्ट्री की तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं अर्जुन मुंडा, और यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स ये है रेणुका सरूता। और माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो CEO है सत्या नडेला, फाउंडर्स इसके रहे हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन, और हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में। किस मंत्रालय ने एल्डर लाइन परियोजना के तहत प्रमुख राज्यों में कॉल सेंटर शुरू किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ स्टार्टेड स्टेट वाइज कॉल सेंटर्स इन मेजर स्टेट्स अंडर द एल्डर लाइन प्रोजेक्ट। तो देखिए ये कोविड-19 से रिलेटेड ही है। तो जो भी एल्डर पीपल हैं तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो कर रहे हैं तो इस हेल्पलाइन के थ्रू वे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा शुरू किया गया है और इसमें कुछ स्टेट्स में कॉल सेंटर्स खोले गए हैं। तो ये नंबर रहेगा 14567, और जो जितने भी स्टेट्स हैं बाकी के स्टेट्स, तो पूरे भारत में ये मई 2021 के लास्ट तक ऑपरेशनल हो जाएगा। बात कर लेते हैं इस मिनिस्ट्री की, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है थवर चंद गहलोत, और यहाँ पर 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं यानी राज्य मंत्री हैं 3, कृष्ण पाल गुर्जर, रतनलाल कटारिया और रामदास अठावले। CCI ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और यस ट्रस्टी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो CCI अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एंड यस ट्रस्टी लिमिटेड बाय GPL फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। तो देखिए CCI का मतलब है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसने अप्रूव कर दिया है। क्या अप्रूव किया है कि जो GPL फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड है ये यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और यस ट्रस्टी लिमिटेड इनका अधिग्रहण करेगी, यानी इनको एक्वायर करेगी, एक्विजिशन करेगी। तो 100% इक्विटी शेयर्स इसमें ये ऑब्टेन करेगी। CCI की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसको संविधान द्वारा नहीं बनाया गया है, इसको एक्ट के द्वारा बनाया गया है। तो जो कंपटीशन एक्ट 2002 है
तो इसको लागू करने का जो जिम्मेदारी है वो CCI के पास है और मार्च 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और जैसे देश में कोई भी मतलब मोनोपोली ना हो, मार्केट में कंपटीशन बना रहे, तो इस चीज़ को ये सुनिश्चित करता है। और इसके चेयरपर्सन है अशोक कुमार गुप्ता। डॉक्टर के अग्रवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस सम्मान के प्राप्तकर्ता थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। डॉक्टर के अग्रवाल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री। तो इनको आपने देखा भी होगा, इनको यूट्यूब पर काफ़ी एक्टिव रहे जब से कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ। और ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया है। ये कार्डियोलॉजिस्ट थे और हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रमुख भी थे और 2010 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। किस देश ने एलिस्पेटा बेलोनी को अपनी सीक्रेट सर्विसेज का प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इटली हैज़ अपॉइंटेड एलिस्पेटा बेलोनी टू हेड इट्स सीक्रेट सर्विसेज। तो ऐसे तो सब अपॉइंट करते ही रहते हैं, पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली फीमेल स्पाई चीफ बनी है, यानी पहली जासूस बनी है जो यहाँ की जासूस एजेंसी है, इसको हेड करेगी। तो अब तक सभी मेल रहे होंगे, तो अब यहाँ पर पहली फीमेल है जो इसको हेड करेगी सीक्रेट सर्विसेज को, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं मारियो द्रागी, तो इन्होंने ही ये इस बात की अनाउंसमेंट की है। तो यहाँ पर जो इनका ये सीक्रेट सर्विस है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़, DIS। इटली की बात करें तो प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैटेरेला, कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। इटली किस लिए न्यूज़ में था हाल ही में? क्योंकि इटली ने गूगल पर 123 मिलियन US$ का फाइन लगाया है। निम्नलिखित में से किसने करीम अब्दुल जब्बार वार्षिक सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार गठित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो NBA हैज़ क्रिएटेड करीम अब्दुल जब्बार एनुअल सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड। NBA का मतलब है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, तो इन्होंने ये करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियंस अवार्ड इसको जो है क्रिएट किया है, इसकी स्थापना की है। किसके नाम पर है? तो 6 टाइम NBA चैंपियन है ये करीम अब्दुल जब्बार, तो इनके नाम पर इस पुरस्कार को रखा गया है। तो इसमें जो भी व्यक्ति जो भी इसका विनर रहेगा, तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करेगा और उस ऑर्गेनाइजेशन को 0.1 मिलियन US$ का कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा उस विनर के बिहाफ में। बाकी आपको बता दें कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है ये एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है नॉर्थ अमेरिका में। इसमें 30 टीम्स होती हैं, तो 29 यूनाइटेड स्टेट्स की हैं और एक कनाडा की है। UEFA महिला चैंपियंस लीग 2020-21 किस टीम ने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो बार्सिलोना वॉन द UEFA विमेंस चैंपियंस लीग 2020-21। अच्छा, यहाँ पर लिखा है बार्सिलोना रन्स रैम्पेंट ऑन चेल्सी फॉर फर्स्ट UEFA विमेंस चैंपियंस लीग टाइटल। तो फ्रेंड्स, जो ये वर्ड है रैम्पेंट, ये काफ़ी यूज़ होता है न्यूज़पेपर्स में भी और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है कि अनकंट्रोल्ड वे में हर जगह फैल जाना। तो यहाँ पर आप इसको अगर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो ये ज़्यादातर करप्शन के यूज़ में आता है कि रैम्पेंट करप्शन इन दिस स्टेट और दैट डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी कि इस तरह का करप्शन जो कि बुरी तरह से फैल गया है और कोई भी उसकी सूद लेने वाला नहीं है। ऐसे ही हो सकता है कि रैम्पेंट इन्फ्लेशन काफ़ी अनकंट्रोल वे में फैल गई हो। तो यहाँ पर इस अगर हम इस सिनेरियो में इसका मतलब देखें तो इसका मतलब कि ये जो है पूरे मैदान पे यही छा गई, ये टीम ही छा गई और जो है इनको कंट्रोल नहीं कर सकी चेल्सी। तो ये मतलब है यहाँ पर, तो इस तरह से यूज़ कर लिया जाता है इन शब्दों का। ठीक है, मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि केवल हर जगह यही लोग दिख रहे थे, बार्सिलोना वाले। और बार्सिलोना जो है ये स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है। तो 4-0 से हराया, इसलिए वहाँ पर रैम्पेंट शब्द का यूज़ किया गया है क्योंकि काफ़ी तगड़ी जीत जीती है, तगड़ी जीत इन्होंने हासिल की है। अगर कोई 4-0 से किसी को हरा रहा है तो इसका मतलब जो है केवल वे ही मौजूद रहे मैदान में, इस तरह से लगा होगा। और ये इन्होंने फर्स्ट विमेंस चैंपियंस लीग टाइटल है इनका, ये भी आप याद रखिएगा। और हाल ही में हमने क्या पढ़ा था कि मैनचेस्टर सिटी इसने 2020-21 प्रीमियर लीग टाइटल जीता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर MS नरसिम्हन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह कौन सा प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
डी। फेमस मैथमेटिशियन प्रोफेसर MS नरसिम्हन पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द ओनली इंडियन टू रिसीव किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज। तो देखिए 2006 में इनको किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज इन द फील्ड ऑफ साइंस, तो इस कैटेगरी में पाने वाले ये पहले मैथमेटिशियन थे इन द फील्ड ऑफ साइंस। और इनको नरसिम्हन शेषाद्री थ्योरम, इसके लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, और इनको भटनागर प्राइज भी मिल चुका है, थर्ड वर्ल्ड एकेडमी अवार्ड फॉर मैथमेटिक्स, इससे भी सम्मानित इनको किया जा चुका है। और एंड ही वॉज द फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन। 2021 के फाइनल में चेल्सी के खिलाफ जीत से पहले लिसेस्टर सिटी ने कितने FA कप फुटबॉल खिताब जीते थे? देखिए इस तरह की लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन RBI ग्रेड B में पूछे जाते हैं, तो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि किसने किसको हराकर जो है फाइनल जीता। इस तरह से पूछते हैं कि इससे पहले कितने जीते थे, या फिर इसका क्या ये मेडन टाइटल रहा है, या कौन सी बार जीता है। तो इस तरह से कई एग्जाम में पूछ ले जाते हैं घुमा फिरा कर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन A 0। तो देखिए आप यहाँ पर दे सकते हैं चेल्सी वर्सेस लिसेस्टर सिटी FA कप फाइनल। लिसेस्टर बीट चेल्सी टू विन देयर मेडेन FA कप टाइटल। मेडेन मतलब अपना पहला इन्होंने टाइटल जीता है। तो यहीं पर क्वेश्चन में पूछा है कि इनको जो फाइनल में हराने से पहले इसने मतलब चेल्सी ने कितने टाइटल जीते हुए थे, माफ़ कीजिएगा लिसेस्टर ने कितने टाइटल इससे पहले जीते हुए थे। तो एक भी नहीं जीता था, ये इसका मेडन टाइटल है। तो यहाँ पर 1-0 से इन्होंने इनको 2021 के फाइनल में हरा दिया है। तो इसको वैसे एमेरिटस FA कप बोलते हैं, और जो डोमेस्टिक इंग्लिश फुटबॉल होता है मेंस का, तो उसका ये कंपटीशन है। तो फुटबॉल से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय महिला टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो शिव सुंदर दास हैज़ बीन अपॉइंटेड द बैटिंग कोच ऑफ द इंडियन विमेंस टीम फॉर द टूर ऑफ इंग्लैंड। तो ये फॉर्मर इंडियन ओपनर रहे हैं शिव सुंदर दास, जब गांगुली कैप्टन थे, शायद 2002 में ये खेलते थे या सन 2000 में खेलते थे, ओपनिंग बैट्समैन थे, तब ये बैट्समैन थे वहाँ पर। तो इनको बैटिंग कोच बनाया गया है, किसका? इंडियन विमेंस टीम का, जो इंग्लैंड का दौरा करने वाली है। साथ साथ अभय शर्मा को भी फील्डिंग कोच यहाँ पर बनाया गया है। और हमने हाल ही में क्या पढ़ा था कि जो विमेंस क्रिकेट टीम है इसके हेड कोच बने हैं रमेश पवार। किसे रिप्लेस किया है? WV रमन को। निम्नलिखित में से कौन बाहरी नियामक परीक्षण के लिए NABL से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला टायर निर्माता बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो Apollo Tyres has become the first tire manufacturer in the country to get accreditation from NABL for outdoor regulatory testing. तो NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, तो इसने जो है इसको प्रमाणित कर दिया है अपोलो टायर्स को। और किस लिए कर दिया है? आउटडोर रेगुलेटरी टेस्टिंग के लिए इसको प्रमाणित कर दिया है। तो इस तरह का प्रमाण पाने वाला ये पहला टायर मैन्युफैक्चरर बन गया है इंडिया में। तो यहाँ देख सकते हैं ISO IEC 17025 ये प्रमाण इनको मिल गया है। तो इससे क्या होगा, अब ये जो इंडियन मार्केट के जो टायर्स हैं उनको तो टेस्टिंग करते ही थे, अब जो बाहर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनको भी टेस्ट कर पाएंगे। और साथ ही इन्हें ये भी फ़ायदा रहेगा कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में जो है जल्द से जल्द ये अब उतार सकेंगे, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस राज्य ने महतारी दुलार योजना शुरू करने का फैसला किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च द महतारी दुलार योजना। इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो भी चिल्ड्रन हैं जिन्होंने कोविड-19 की वजह से अपने पेरेंट्स को खो दिया है, तो उनका जो भी एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं उस सभी को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बियर करेगी, यानी कि उसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा उसको खर्च किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि क्लास 1 to 8 के जो चिल्ड्रन हैं इनको 500 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे, और क्लास 9th to 12 के जो बच्चे हैं इनको 1000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव इसको कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और कैपिटल है रायपुर।
छत्तीसगढ़ से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो पूरा रीजन है इसको दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था पुराने समय में, ये आप याद रखिएगा। साथ ही यहाँ के फेवरेट डांस कौन से हैं, तो पांडवानी, राउत नाच और सुआ नाच, ये यहाँ के काफ़ी फेमस डांस हैं। यहाँ पर एक जगह है मैनपात, तो इसको शिमला या स्विस ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये जानना चाहिए कि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं। अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्रेंड जो ये एक तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। मृदुल कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। मृदुल कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मैक्सिको। तो ये है मैक्सिको, आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में है। कनाडा सबसे ऊपर है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है और फिर मैक्सिको है, और ये है नीचे साउथ अमेरिका। अच्छा, ये साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो आपको ये रीजन दिख रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। बात करते हैं मैक्सिको की, तो मैक्सिको के प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर और करेंसी है मैक्सिकन पेसो और कैपिटल है मैक्सिकन सिटी। मैक्सिको हाल ही में किस लिए न्यूज़ में था, क्योंकि मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ये मिस यूनिवर्स बनी है। हमने इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी देखा था। आगे बढ़ते हैं। एशिया पैसिफिक टैक्स हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एशिया पैसिफिक टैक्स हब इज लॉन्च्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए, जानते हैं इसके बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया पैसिफिक टैक्स हब को लॉन्च किया है। देखिए, इनका ये कहना है कि जो डेवलपिंग एशियन कंट्रीज़ हैं तो इनको अगर अपने यहाँ से जो गरीबी है उसको हटाना है तो प्रतिवर्ष 1.5 ट्रिलियन डॉलर इनको इन्वेस्ट करना ही होगा, तभी यहाँ से जो पॉवर्टी है वो हटाई जा सकती है या कम की जा सकती है, और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करानी होगी। साथ ही कार्बन टैक्स आपको लगाना होगा ताकि आप ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर जो एशियन कंट्रीज़ हैं, आपने देखा होगा, चाहे इंडिया की ही बात हो, यहाँ पर जो टैक्स रेवेन्यू है वो ज़्यादा नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं ये भी टैक्स इवेजन करती हैं, यानी कि कुछ इस तरह के लूप होल्स हमारे कानूनों में देख लेती हैं कि जिससे ये टैक्स से बच सके, टैक्स चोरी कर जाते हैं। तो इसी तरह का कॉरपोरेशन यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाना चाहता है, जिसमें कि ये एशियन डेवलपमेंट के जो अधिकारी हैं, IMF ऑफिशियल्स जो हैं, OECD कंट्रीज़ जो हैं और वर्ल्ड बैंक, तो इन सभी के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, ये सभी मिलकर कुछ इस तरह की नीति बनाएं, एक यूनिलेटरल टैक्स कॉरपोरेशन इस तरह का बनाएं कि इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जा सके, ये जो टैक्स इवेजन जैसी घटनाएं हैं और इनको हटाया जा सके और टैक्स कॉरपोरेशन हो सके। तो इसीलिए ये एशिया पैसिफिक टैक्स हब बनाया गया है। साथ ही ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर्स मंदलियोंग या मनीला फिलीपींस में है और इसके प्रेसिडेंट हैं मासात्सुगु असाकावा। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमॉर्ग लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ईरान हैज़ लॉन्च्ड इट्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर सिमॉर्ग। यह है ईरान की लोकेशन और काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और ये जो इन्होंने सिमॉर्ग जो लॉन्च किया है अपना मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, ये फोनेक्स लाइक एक बर्ड है सिमॉर्ग, उसके नाम पर इसको रखा गया है। फ्रेंड्स, आप ये जान लीजिए कि ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, सुप्रीम लीडर है अली खामेनेई, कैपिटल है तेहरान और करेंसी है ईरानियन रियल। देखिए, ईरान के मेजर पोर्ट्स जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। एक तो बंदर अब्बास, छाबहार पोर्ट आपने सुना होगा, कीस आइलैंड, बुशेहर और बंदर खोमेनी, ये सभी ईरान के मेजर पोर्ट्स हैं। साथ ही इसमें आप ये जानिएगा, एक तो छाबहार पोर्ट तो आपने सुना होगा, साथ ही बंदर अब्बास, ये भी फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है, SSC जैसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अच्छा, और ईरान हाल ही में किस लिए न्यूज़ में रहा है? देखिए, ONGC जो भारत जो ONGC की जो इंटरनेशनल आर्म है, ठीक है, तो इस ONGC ने
ईरान में एक फरजत बी गैस फील्ड इसको डिस्कवर किया था, लेकिन अब जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो ईरान ने किसी और कंपनी को दे दिया है, किसी एक प्राइवेट प्लेयर को दे दिया है, तो इंडिया को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए भी ये चर्चा में रहा है। तो याद रखिए फरजत बी गैस फील्ड ये ईरान के अथॉरिटी में आती है। विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 20। तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है ये। और इस बार 2021 में इसका थीम है बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। निम्नलिखित में से कौन कोविड संबंधित सामानों के डोनेशन पर जीएसटी रिफंड देने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो हरियाणा हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अलाउ रीइंबर्समेंट ऑफ जीएसटी पेड ऑन कोविड रिलेटेड डोनेशंस। देखिए जानते हैं इसके बारे में, एक साथ जान लेते हैं। देखिए हरियाणा जो है ये कोविड से संबंधित जो भी डोनेशंस किए गए हैं सामानों पर, तो इन पर जीएसटी भी लगा होगा, तो इस जीएसटी को वापस करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो हरियाणा सरकार ने जो कोविड के टीके हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत 15 चीज़ों को जो डोनेशन दी गई है, इन चीज़ों की जो डोनेशन दी गई है उनके खरीदने पर जीएसटी से छूट देने की घोषणा की है, और ये छूट 30 जून तक लागू रहने वाली है। इससे क्या होगा कि इस कदम का उद्देश्य ये है कि जो कंपनीज़ हैं और जो एनजीओज़ हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं, इनको जो है ताकि और डोनेशन कर सकें, इसके लिए इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स हरियाणा की। तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर इंदुस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई साइट्स भी हैं। एक तो राखीगढ़ी आपने सुना होगा, दूसरा है भिराना। साथ ही कौशल्या डैम काफ़ी फेमस है, दमदमा लेक, हथनीकुंड, बसाई वेटलैंड, ब्रह्म सरोवर और ब्लू बर्ड लेक, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पर। साथ ही नहर सिंह स्टेडियम और ताऊ देवीलाल स्टेडियम यहाँ पे काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, दोनों याद रखिएगा। कालेसर नेशनल पार्क तो खास करके याद रखिएगा। असोल भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये पिंजौर में है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाता है। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, ये कुरुक्षेत्र में है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो कई बार अलग अलग एग्जाम्स में एमसीक्यूज फॉर्मेट में पूछ लिया गया है, तो याद रखिएगा ये है करनाल हरियाणा में। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, साथ ही ये भी याद रखिएगा कि सूरजकुंड मेला जो यहाँ पर रखता है फरीदाबाद में, उसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार हिम तेंदुए की कितने प्रतिशत से अधिक निवास स्थान का पता नहीं चला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स, एज पर अ रिपोर्ट बाय द WWF, मोर देन 70% हैबिटेट ऑफ द स्नो लेपर्ड रिमेन्स अनएक्सप्लोर्ड। फ्रेंड्स, इस तरह की रिपोर्ट जो होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप कभी भी इस तरह को स्किप मत कीजिएगा, या फिर ये मत सोचिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, कब क्या पूछ लिया जाए हमको नहीं पता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, हर तरह के प्रश्न हमको करते रहने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसने ये कहा है कि अभी भी 70% से ज़्यादा जो हैबिटेट हैं स्नो लेपर्ड के, वो अनएक्सप्लोर्ड है, यानी उनका अभी पता नहीं चला है या फिर अभी वो एक्सप्लोर होने बाकी हैं। तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट, इन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है, ओवर 100 ईयर्स ऑफ स्नो लेपर्ड रिसर्च, इस नाम से। तो इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है। साथ ही इन्होंने ये कहा है कि सबसे ज़्यादा जो स्नो लेपर्ड रिसर्च की जाती है नेपाल, इंडिया और चाइना में की जाती है। और आपको बता दें कि स्नो लेपर्ड, इसका जो बायोनोमियल नेम है ये है पैंथेरा उनसिया, और IUCN की जो रेड लिस्ट है इसमें वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है। और भारत में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड की उपस्थिति दर्ज की गई है। साथ ही अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की, तो इसका हेडक्वार्टर्स ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और इसका सिंबल या फिर आप इसका जो लोगो कह सकते हैं ये है जायंट पांडा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो काफ़ी सालों से एग्जाम दे रहे होंगे उनको मालूम होगा कि पूछा जाता है कि इसका सिंबल क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का लोगो क्या है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, एक तो जायंट पांडा दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन दिया जाता है रेड पांडा, तो इसी में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। आलोक रंजन झा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
आलोक रंजन झा अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू बेलारूस। बेलारूस की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको और कैपिटल है मिन्स्क। बेलारूस की कैपिटल भी पूछी जाती है, याद रखिएगा, इस तरह से पूछा जाता है कि मिन्स्क ये किस कंट्री की कैपिटल है। और करेंसी है बेलारूसियन रूबल। वेमुरी सुधाकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वेमुरी सुधाकर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। आप यहां पर देख भी सकते हैं, इंटरनेशनल बैडमिंटन अंपायर सुधाकर फॉल्स टू कोविड-19। तो देखिए वेमुरी सुधाकर ये बैडमिंटन ऑफिशियल रहे हैं और इन्होंने वर्ल्ड वाइड इस में काम किया है, बैडमिंटन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। 3 ओलंपिक्स में ये ऑफिशिएट भी कर चुके हैं, यानी रेफरी की तरह कार्य भी कर चुके हैं। MCCIA ने नाबार्ड के सहयोग से किस शहर में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। MCCIA in collaboration with NABARD has launched India's first agro export facilitation center in पुणे महाराष्ट्र। तो पुणे महाराष्ट्र में किया है। MCCIA का मतलब है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। नाबार्ड आप जानते ही हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इन दोनों ने मिलकर पुणे में इंडिया का फर्स्ट एंड यूनिक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर को लॉन्च किया है। And this facilitator center will work as a one-stop shop for the exporters in the agriculture sector। तो जो भी एक्सपोर्ट होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो उसकी जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी प्रोसेस है, तो उसको काफ़ी आसान बनाने के लिए इस तरह का सेंटर लॉन्च किया गया है। राजीव शंकर राव सातव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। So Rajiv Shankar Rao Satav, who passed away recently, was the member of Rajya Sabha from Maharashtra। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, यानी कांग्रेस पार्टी से थे ये। मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अर्जुन भुल्लर became the first Indian origin fighter to win mixed martial artist title। तो यहाँ पर सिंगापुर में एक चैंपियनशिप हुई है ये, तो इसमें इन्होंने हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियनशिप ये जीती है। क्या नाम है? अर्जुन भुल्लर। ये आप याद रखिएगा, किसे हराया है ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बस आप ये याद रखिएगा कि अर्जुन भुल्लर बने हैं। निम्नलिखित में से किसने स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड वॉन स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड। ये क्वेश्चन किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिया गया है। पढ़ सकते हैं आप, श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड विंस द स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और बाकी मैंने आपको बता दिया। साथ ही आपको बता दें कि जो ये श्री मलानी फोम्स है, ये मैट्रेस और जो मैट्रेस कंपोनेंट्स होते हैं इसके लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं भारत से। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने भारतीय स्थानों को जोड़ा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो 6 इंडियन प्लेसेस हैव बीन एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और ये घोषणा की है जो हमारे कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद पटेल ने। तो यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कौन कौन सी साइट्स हैं। तो मध्य प्रदेश की सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बेड़ा घाट, और आपका उत्तर प्रदेश में जो रिवर फ्रंट है वाराणसी का, ये मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर महाराष्ट्र में, और हीरे बेंकल ये कर्नाटक में है, और टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम तमिलनाडु। इन सभी को टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है, ये आप याद रखिएगा। देखिए किसी भी साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने से पहले उसे टेंटेटिव लिस्ट यानी अस्थायी सूची में रखा जाता है 1 साल के लिए, फिर बाद में इस सूची से फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें, देखिए ये मैंने आपको बता दिया है, और इस तरह की गाइडलाइन 2019 में जारी की गई थी। और अब तक भारत की जो टोटल टेंटेटिव लिस्ट जो है इसमें 48 इंडियन साइट्स हैं।
तो ये अभी टेंटेटिव है, ये फाइनल नहीं हुई है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि फ़िलहाल भारत में जो है 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये टेंटेटिव की बात नहीं, और ये जो फाइनल है 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को से दर्जा मिला हुआ है, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से हैं। और अगर हम वर्ल्ड में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के मामले के में बात करें तो भारत 6ठे नंबर पर है, यानी वर्ल्ड में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के मामले में भारत 6ठे नंबर पर है। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ पर हैं? इटली और चाइना में, दोनों में 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं 6 की 6 साइट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन द्वारा शुरू किए जाने वाले नए अंतर्राष्ट्रीय चैनल का नाम बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डीडी इंटरनेशनल इज़ द न्यू इंटरनेशनल चैनल टू बी लॉन्च्ड बाय दूरदर्शन। तो देखिए, जो दूरदर्शन है ये जल्द ही अपना एक नया इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होगा डीडी इंटरनेशनल। जैसे आपने नाम सुना होगा बीबीसी वर्ल्ड, तो इसी तरह से डीडी इंटरनेशनल भी लॉन्च होगा। क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, कोविड के केसेस की वजह से, जो कोविड में भारत जिस स्थिति से गुजर रहा है, तो उसे देखते हुए आपको पता होगा कि फॉरेन मीडिया में काफ़ी भारत की आलोचना भी हो रही है और अलग अलग तरह से पेश किया जा रहा है। तो इसी तरह से भारत चाहता है कि अपना अगर एक नया इंटरनेशनल चैनल हो तो उसमें हम भारत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, भारत में रियलिटी क्या है, उसको दर्शाया जा सके। तो इसीलिए लॉन्च करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जो दूरदर्शन है इसकी पेरेंट बॉडी है प्रसार भारती। तो इसी के लिए जो है एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मांगी है। आपको बता दें कि जो प्रसार भारती है ये भारत की लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो इसी के अंतर्गत आते हैं प्रसार भारती के। प्रसार भारती की अगर बात करें तो सीईओ है शशि शेखर वेम्पति और चेयरपर्सन है ए सूर्य प्रकाश। 2021 एशिया कप जिसे अब रद्द कर दिया गया है किस देश में आयोजित होने वाला था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 2021 एशिया कप वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन श्रीलंका, और अब इसको जो है कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है, यानी अब इसको स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। लास्ट बार ये 2018 में हुआ था। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।